Hi everyone, welcome to the Bare Minimum Education. I would begin today's video by wishing you all a very happy Diwali. I would also wish all the successes to you. I believe जो आपने शुरू किया है, जो जर्नी जितनी भी कठिन है, आप उसे ज़रूर पास करें और जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, I wish that you achieve all of that. Okay, so let's get started with 24 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। ओके, तो फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, शी जिनपिंग बिगिंस थर्ड टर्म विद की अलाइज ऑन बोर्ड। तो देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि जो चाइनीज लीडर हैं शी जिनपिंग, उन्हें फाइनली थर्ड टर्म भी मिल जाएगा, बोथ as the president of China as well as the general secretary of the communist party। तो वही हुआ है। अब फाइनली 10 साल पूरे करने के बाद 5 साल का एक और टेन्योर उन्हें मिल गया है, उन्होंने बिगिन कर लिया है। और देखिए, जो उन्होंने नई पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, जिसे हम पीबीएससी कहते हैं। पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? इनकी पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं उसमें एक पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो पार्टी रिलेटेड और कंट्री रिलेटेड जो सबसे सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं, तो ये कुछ गिने चुने लोग ही उसको डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है, जैसे कैबिनेट होता है फॉर एग्जाम्पल, ये तो पार्टी की बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटीज हमारी कंट्री में होते हैं, हमारे गवर्नमेंटल सिस्टम में होता है। तो वो जो मेंबर्स उस पर्टिकुलर कमेटी के पार्ट होते हैं, वो सबसे क्रूशियल डिसीजंस को डिसाइड करते हैं। वैसे ही इनके केस में पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो इनकी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें शी जिनपिंग ने पहले लोगों को फोर्सफुली रिजाइन करवा दिया और उनको रिप्लेस कर दिया है कंप्लीटली अपने अलाइज से। तो अब देख सकते हैं आप किस तरह की सेंट्रल लीडरशिप चाइना में डेवलप हो गई है। ओके, तो अब इसी से रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। शी इज टोटल कंट्रोल। तो देखिए क्या हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कांग्रेस अभी कन्वीन की गई थी, 20th कांग्रेस थी सीसीपी की। 5 साल में एक बार इस कांग्रेस को होल्ड किया जाता है। तो आपको पता है शी जिनपिंग के जो इमीडिएट प्रोडेसेसर थे, जो हमने कल डिस्कस किया था, हु जिनताओ, उनको किस तरह से एस्कॉर्ट कर दिया गया अगेंस्ट हिज विल। देखिए, जब स्टेट मीडिया से क्वेश्चन पूछा गया कि इतनी भरी सभा में जहाँ पे 2300 डेलीगेट्स बैठे हुए थे और शी जिनपिंग खुद देख रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं चाइना के, उनको उठा के बाजू से आप पकड़ के देख सकते हैं, वो फोटोज इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमने कल भी देखी थी। उनको बाहर ले जाया जा रहा है कांग्रेस के वेन्यू से। और फिर जब स्टेट मीडिया से ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, वाई वॉज ही टेकन आउट ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि वो चाहते थे कि वोटिंग में वो पार्ट लें और अपना डिसेंट दिखाएं। ठीक है, तो वोटिंग के जस्ट शुरू होने से पहले वोटिंग करनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए इनकी पार्टी की, तो जस्ट पहले उनको उठा के बाहर ले जा दिया गया। ठीक है, तो जब स्टेट मीडिया से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो स्टेट मीडिया ने कहा देखिए ही वॉज नॉट वेल, तो हम चाहते थे कि वो रेस्ट करें। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, एज एक्सपेक्टेड, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे गिवन द फैक्ट हु जिनताओ इज 79 ईयर्स ओल्ड, तो उनके लिए ये बहाना सबसे ज्यादा फिट बैठता है। ठीक है, तो यही चीज आप देख सकते हैं, ये इंटेंडेड था या नहीं था ये तो हमें नहीं पता, पर बात ये है कि इस सीन ने हमें कंप्लीटली दिखा दिया कि करंट पॉलिटिकल मोमेंट है क्या बीजिंग में, अब कैसा पॉलिटिकल सिनेरियो रन करेगा बीजिंग में। ठीक है, तो यही, और अभी तक कैसा रन कर रहा है। हु प्रिसाइड, अब देखिए हु जिनताओ क्यों एक थ्रेट थे शी जिनपिंग को, इसीलिए थ्रेट थे क्योंकि जो एरा हु जिनताओ का था वो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का था। इस समय में काफी इंटरनल लिबरलिज्म देखने को मिला था, थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म भी इन्होंने अलाउ किया था। स्टेट मीडिया जो थी वो भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करती थी, या फिर हांगकांग की अगर बात करें, उनसे एक अच्छे टाइज इन्होंने मेंटेन किए थे, वहां पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, बहुत तरह की इस सारी चीजें। साथ में इन्होंने वाइडन किया था चाइना का ग्लोबल फुटप्रिंट, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में दाखिला करवाना, चाइना का ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस बहुत सारे जितने भी फोरम्स होते हैं उसको ज्वाइन करवाना। ठीक है, उसमें काफी अच्छा प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे मेजर पावर्स और नेबर्स जितने भी आसियान कंट्रीज, इंडिया, बहुत सारे ऐसे तरह के नेबर्स और मेजर पावर्स के साथ एक अच्छे रिलेशंस डेवलप किए थे और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में एक न्यू सेलियंस लेके आए थे। और डेफिनेटली बीजिंग की सॉफ्ट पावर तो है, जो अभी तो ये लोग हार्ड पावर कर रहे हैं, कहीं पे कहते हैं कि हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर लेंगे, वो इकोनॉमिक वाला एस्पेक्ट है हार्ड पावर का। कहीं पे जैसे लद्दाख में हम देख रहे हैं, या फिर हम साउथ चाइना सी में देख रहे हैं, वो तो हार्ड पावर यूज कर रहे हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली इन्वेडिंग द टेरिटरी ऑफ अदर कंट्रीज। तो अभी शी इज एक्चुअली रेफरिंग टू हिज हार्ड पावर, पर हु जनताओं के टाइम पे हमने बीजिंग की सॉफ्ट पावर देखी थी। ठीक है, जो ब्रांड मेकिंग होता है चाइना का, चाइना वाज एक्चुअली प्रेज्ड
हर जगह, कि किस तरह से उन्होंने इतनी पॉवर्टी को अपनी कंट्री से रिमूव किया, किस तरह से चाइना ग्रो कर रहा है। वो एक मॉडल था जो सब बनना चाहते थे, ठीक है। तरीके से हम शी की बात करें, अब शी बिल्कुल ऑपोजिट है। शी को अगर हम कंपेयर करें हू जिनताओ से, तो शी ने आप देखिए कोविड पैंडेमिक कैसे हैंडल किया था, डिजास्ट्रस वे में। कैसे जो लिबरलिज्म तो दूर की बात है, इंटरनल लिबरलिज्म, इन्होंने क्या किया था, जो आवाज दबाई थी डॉक्टर की, जिन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि इस तरह का पैंडेमिक हो सकता है, इस तरह का हमें कोरोना वायरस दिख रहा है, उनको बोलने ही नहीं दिया गया, ठीक है। किस तरह से अथॉरिटेटिवली रूल करके कोविड को हैंडल किया। फिर उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं वहां के लोग चाहते हैं कि जीरो कोविड कोविड पॉलिसी ये लोग फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे लोग अब बैनर्स लेके खड़े हुए हैं, इट्स ओके टू हैव कोविड बट वी कैन नॉट स्लीप विद एन एम्प्टी स्टमक। हमें खाना खाना है क्योंकि हमें जाके जॉब करनी है। आप लॉकडाउन लगा के रखोगे तो हम काम कैसे करेंगे और खाएंगे कैसे, ठीक है। ये सारी चीजें, साथ ही साथ में आप देख सकते हैं चाइनीज इकोनॉमी कितनी स्लो डाउन हो गई है। वहां का रियल एस्टेट सेक्टर वहां का इकोनॉमी का 25% कॉन्स्टिट्यूट करता है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है इस समय चाइना का, वो कंप्लीटली स्लो डाउन हो चुका है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इसलिए बहुत सारे वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं अपना इन्वेस्टमेंट वहां से विड्रॉ करके इंडिया में आ रहे हैं। ऐसा हमें एक्सपेक्टेशन है, कुछ आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि और लोगों को अट्रैक्ट कर सके। साथ ही साथ में आपने क्या देखा है कि चाइना जिस तरह हू जिनताओ ने इंश्योर किया था कि सारे मेजर पावर्स और नेबर्स के साथ अच्छा रिश्ता रहे, वैसे ही शी ने इंश्योर किया है कि सबसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सबसे चाइना का कौन दोस्त है आज पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान के भी लोग कोई बहुत अच्छा चाइना को नहीं समझते, चाइना को कोई अच्छा नहीं समझता, ठीक है। तो अब जितना हू जिनताओ ने अच्छा पावर बनने की कोशिश की, इन्होंने इतना ही गंदा पावर बनने में अपनी मेहनत लगाई है। आप वेस्ट एशियन नेबर्स के साथ देख लीजिए, वेस्टर्न नेबर्स के साथ देख लीजिए, यूएस के साथ देखिए, यूरोप के साथ देखिए, फिर आप एशियन नेबर्स के साथ देख लीजिए, इंडिया के साथ देखिए हमारा रिश्ता कैसा है चाइना के साथ आज, ठीक है। साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया, एलियनेटेड मच ऑफ द वर्ल्ड विद एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। आप देख सकते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, इस बार की जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है उसमें भी इन्होंने क्या लिखा है कि हम फाइटिंग स्पिरिट को रिटेन करके रखेंगे। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जहां पे जो इनके डिप्लोमैट्स हैं वो क्या करते हैं, जिनको एटिकेट्स नहीं है। आपको याद होगा इंडिया और चाइनीज डिप्लोमैट के बीच में अभी रिसेंटली श्रीलंका को लेकर कितनी बड़ी टर्फ हुई थी। पहली बार हम मजबूर हो गए उनको ये बताने के लिए कि जो आप कह रहे हो ना, जिस तरह से आपकी टोन है वो आपका कल्चर दिखाती है। इंडिया तो ऐसा है ही नहीं, आप तो समझते ही नहीं इंडिया को। पहले आप एटिकेट सीख के आओ जाके। इन लोगों को डिप्लोमेटिक एटिकेट्स नहीं है, इनके खिलाफ थोड़ा सा भी कोई कंट्री कुछ भी बोल दे, ये वुल्फ वॉरियर की तरह एक्ट करते हैं। नो क्रिटिसिज्म व्हाटसोएवर अगेंस्ट शी जिनपिंग एंड देयर नेशनल पॉलिसीज, ओके। तो यही इन्होंने बोला है कि हम इस फाइटिंग स्पिरिट को ना ही सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें शी, अब देखिए शी और हू जिनताओ के बीच में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग और हू जिनताओ का कभी कोई मेल मिलाप हुआ ही नहीं, पहली बार अचानक से शी आ गए थे हू को रिप्लेस करके, ऐसा नहीं था। शी ने वाइस प्रेसिडेंट की तरह सर्व किया था हू के टेन्योर में 5 साल के लिए, ठीक है। तो लेकिन अब आज आप उन्हीं के अंडर, प्रेसिडेंट के अंडर ही काम करते थे, लेकिन आज आप क्या कहते हैं कि वो समय तो वीक लीडरशिप का था, मेरी जो लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। वो समय पॉलिटिकल ड्रिफ्ट का था, रैम्पेंट करप्शन का था। शी जिनपिंग यही तो कहते हैं, जो हू जिनताओ के टाइम पे करप्शन हुआ करता था मैं उसको हटाने आया हूँ। देखिए कोई भी सरकार आती है ना जो 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 पर्सनालिटी कल्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे शी ने खुद की पर्सनालिटी कल्ट अब माओ के इक्विवेलेंट बना दी है, ठीक है। तो ये जितने भी इस तरह के लीडर्स होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हम करप्शन हटाने आए हैं, हमें करप्शन इज द बेस्ट व्हीकल फॉर सच लीडर्स, ओके। तो आप कहीं भी देख सकते हैं, आप जॉर्जिया मिलोनी को देखिए, हर जगह पे यही होता है। जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आए थे वो भी यही कह के आए थे कि हम करप्शन हटाने आए हैं, हम करप्शन हटा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। जबकि अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं केजीबी ने खुद ने कितनी करप्शन की थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ही वेपनाइज्ड एन एंटी करप्शन ड्राइव टू एलिमिनेट हिज ओपोनेंट्स, स्नफ्ड आउट द फ्री फ्रीडम्स एंड इमर्ज्ड अंडर हु डेवलप्ड अ सर्वेलेंस स्टेट। आप देख सकते हैं सर्वेलेंस स्टेट बन गई है, डिसमेंटल्ड कलेक्टिव लीडरशिप तो गई, अब तो सेंट्रल लीडरशिप बच गई है। देयर इज ओनली वन लीडर एंड वन लीडर ओनली, विच इज शी जिनपिंग, ओके। कॉन्सेंट्रेटेड पावर इन हिज हैंड्स एंड प्रमोटेड अ पर्सनैलिटी कट। अगर हम बीसी कांग्रेस की बात करें, ना ही सिर्फ उन्होंने ये अचीवमेंट्स जो अभी मैंने बोली उसको एंडोर्स किया है कि पिछले 10 साल में किस तरह की अचीवमेंट्स हुई है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। जैसी इनॉग्रेशन हुई कांग्रेस की, स्क्रीन पे किस तरह से गलवान वैली क्लैश को सबसे पहले दिखाया गया, इंडिया और चाइना के बीच में कैसे उनका कहना है कि चाइना ने हमारे यहाँ के 20 सोल्जर्स मार दिए, ठीक है। बिल्कुल हमारे लिए बहुत दुखद घड़ी थी, बट द फैक्ट इज कि हमारे एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि 40 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स मरे थे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं सिर्फ 4 मरे थे।
कुछ तो मरे हैं, कितने मरे हैं नहीं पता, इस तरह की बातें बोल के अपने लोगों को गुमराह करते रहते हैं। देखिए जब स्टेट एक ही है, चैनल है ना, एक ही स्टेट ही मीडिया चला रही है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो इसको वो अचीवमेंट बताते हैं कि पिछले 10 सालों में ये अचीवमेंट हुई है। और राइट, और साथ ही साथ अब तो आप देख सकते हैं कि कैसे पॉलिट ब्यूरो में सिर्फ और सिर्फ अपने लॉयलिस्ट को, अपने अलाइज को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो इस तरह की अनचेक्ड पावर जब होती है ना, तो जब इस तरह की एस्टैब्लिशमेंट सेट हो जाती है, तो आपको जब कोई बताने वाला ही नहीं है कि आप गलत कहाँ जा रहे हो, तो आप में डेवलप हो जाती है पॉलिटिकल हुब्रिस, और फिर बहुत ही कॉस्टली ब्लंडर्स करने लगते हैं आप। इंडिया ने भी एक समय पे ये चीज़ देखी है, जब आपको कोई भी बताने वाला ये नहीं होगा, सब सारे साइको फैंस होंगे जो आपकी बस आके तारीफ करते रहेंगे, क्योंकि बस कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपको सुधार क्या करना है, इंप्रूवमेंट करनी क्या है। तो फिर आप अपने ही उसमें जीते रहेंगे और फिर आप पॉलिसी ब्लंडर्स करने लगेंगे, और कब चाइना पीछे हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यही यूके के साथ भी हुआ है। दोज एक्सपेक्टिंग पोटेंशियल मॉडरेशन, अब देखिए हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, शायद शी का जो थर्ड टर्म है थोड़ा सा मॉडरेट होगा, इस तरह से एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली शी के सिर पे भी तो बहुत प्रेशर है। कब तक वो वर्ल्ड को एलियनेट करके खुद आप खुद एक सेल्फ रिलायंट कंट्री कैसे बन सकते हैं इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, ठीक है, और सबसे रिश्ते खराब करके कहाँ जाएंगे। पर हम डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं वो तो उस तरह के पिछले टर्म को ही बिल्कुल रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो देयर इज नथिंग न्यू टू ऑफर, शी ने कुछ नया ऑफर किया भी नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स के थ्रू, वही बातें पहले वाली कंटिन्यूटी ही दिखाई है उन्होंने। जो पॉलिटिकल कंट्रोल उनके हाथ में पहले था पिछले 10 साल में, वही उन्होंने उसको कंटिन्यू करना चूज किया है। बल्कि उन्होंने तो क्या किया है, और फर्दर प्रिविलेज कर दिया है कि स्टेट ऊपर है, मार्केट्स बाद में, यानी कि लिबरलिज्म बाद में, लेकिन स्टेट ऊपर, ठीक है, कम्युनिज्म पहले, सोशलिज्म पहले, ठीक है, एंड मोर रिजर्टिव पॉलिसीज अब्रॉड। अब इन्होंने यही बोला कि नेशनलिज्म के नाम पे, देखिए नेशनलिज्म तो सबसे बड़ा, आपके जो कंट्री के लोग हैं, नेशनलिज्म से अच्छा कोई वर्ड नहीं हो सकता। जब आपको लोगों से सैक्रिफाइस चाहिए, लोगों का पागलों की तरह आपको सपोर्ट चाहिए, नेशनलिज्म इज द वर्ड। और यही इन्होंने बोला है कि हम बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट बिल्कुल डट के खड़े होंगे, क्योंकि हम नेशनलिस्ट हैं, यही इन्होंने बोला है। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट द मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्शंस जनरेटेड बाय शीज अथॉरिटेरियन रूल विल इवेंचुअली कम टू द फोर। देखिए ये बिल्कुल हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हजारों सालों के लिए आ गया है, हर कोई गिरता है एक बार, स्पेशली इस तरह के जो अथॉरिटेरियन रूलर्स होते हैं जरूर गिरेंगे। इनकी जो पॉलिसी ब्लंडर्स हैं, जैसे माओ के सामने आई, जब ग्रेट फॉरवर्ड लीव हुआ तो उसमें कितने लाखों लोगों की जान चलेगी, भूख के मारे, जब जबरदस्ती आप कम्युनिज्म जब एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ही जो शी के रूल के अंदर जो ब्लंडर्स हो रहे हैं वो जरूर सरफेस करेंगे, एक दिन आएंगे सबके सामने। पर अगर हम बात करें नियर टर्म की, तो देखिए हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि चाइना का जो अब ये शी का थर्ड टर्म होने वाला है, हमारे रिश्ते चाइना के साथ बिगड़ेंगे ही। उसका अब हमें कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि शी हमारे, देखिए जो शी जिनपिंग अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में हमारे खिलाफ दिखा रहे हैं, जो शी जिनपिंग पीएलए के ट्रूप्स के कितने लोगों को अपने उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टी में इतने बड़े बड़े पोस्ट दिए हैं जिन्होंने, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड शी promises to build a world class military to back his expansive geopolitical ambitions and wants to seize claimed territories in China's periphery. Delhi will have to work harder and a lot faster to blunt the challenge from Xi's China to India's interest. देखिए हमें तो बहुत तेजी से और बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना ने बोल दिया है कि हम अपनी वेपनरी मॉडर्नाइज करेंगे, और ऐसा ना हो कि चाइना इतने आगे बढ़ जाए कि जो गैप इंडिया और चाइना के बीच में रह जाए वो बहुत बड़ा हो जाए और हम उनको कभी भी ओवरकम कर ही ना पाए, ठीक है। कल को हमारे साथ कोई वॉर हो जाती है, कुछ भी होता है हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जितनी जल्दी वो बढ़ रहे हैं उससे कहीं जल्दी हमें बढ़ना पड़ेगा, ओके, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हमारे साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे गिवन द फैक्ट शी इज देयर। Okay, Kerala governor demands 9 VCs to tender their resignations by today. अब देखिए केरला गवर्नर की और केरला चीफ मिनिस्टर की लड़ाई हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हमें ये भी पता है कि इन्होंने यहाँ तक बात कह दी थी कि मैं अपना डिसप्लेजर दिखा दूंगा, डिसप्लेजर इन द सेंस कि जो आपके स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर को हटा के जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट में, वो मेरे प्लेजर के अंडर काम कर रहे हैं, है ना, यही लिखा है आर्टिकल 164 में, ठीक है। तो वो मेरे प्लेजर के अंडर काम कर रहे हैं, अगर मैं प्लेजर हटा दूंगा तो उनको रिमूव करना पड़ेगा आपको, जो कि सच नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर
एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि कौन से मिनिस्टर्स को आप मेरे और मिनिस्टर्स बनाइए, कौन से लोगों को। ठीक है, तो एक्चुअल में जो प्लेजर होता है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर का होता है, ना कि गवर्नर का। तो गवर्नर ऐसे नहीं हटा सकते। ठीक है, पर इन्होंने कहा है ये चीज डिपेक्ट करता है कि कैसे किस तरह से गवर्नर का, और हमेशा रोल ऑफ गवर्नर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, बहुत ही, रोल ऑफ स्पीकर और रोल ऑफ गवर्नर दोनों ही। हमेशा ये एलिगेशन, ये नहीं है कि इस सरकार में ऐसा हो रहा है, पहले भी आप उठा के देखिए, हमेशा गवर्नर और स्पीकर की जो पोस्ट है वो जो स्पेसिफिकली न्यूट्रल होनी चाहिए, ए पॉलिटिकल होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए यूज की गई है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, कोई भी पार्टी हो उसमें। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। ओके, तो अब क्या हुआ है फाइनली, आपको पता है वाइस चांसलर को लेके ही हर तरह की दिक्कतें हैं इन दोनों के बीच में। वाइस चांसलर, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब भी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी होती है तो स्टेट यूनिवर्सिटी की बाय डिफॉल्ट चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर। ठीक है, तो वाइस चांसलर अपॉइंट करना होता है। अब आरिफ मोहम्मद खान का ये कहना है कि जो वाइस चांसलर अपॉइंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन द्वारा, उसमें बहुत सारा फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, उनमें कोई मेरिट नहीं होता, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, आप अपने दोस्त की वाइफ को अपॉइंट कर देते हैं, इस तरह की अपॉइंटमेंट्स देखने के लिए मिली है, जो ये बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है, जनरल जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है उन्होंने डिरेक्ट किया है कि वाइस चांसलर 9 यूनिवर्सिटीज के, केरला की 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपनी रेजिग्नेशन दे दो मंडे के 11:30 बजे सुबह के तक। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज कही है जो काफी ज्यादा हार्श है अपने में ये नोटिस। अब देखिए, अगर हम देखें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात देखें, ये कुछ सोर्सेस ऐसा बताते हैं, ऑफिशियल नहीं है, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है उनका कैबिनेट है, उन्होंने बोला है, उन्होंने जो प्रेजेंट वाइस चांसलर्स है उनको बोला है कि आप इग्नोर करें इस ऑर्डर को, कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया कि इग्नोर करें, तो डेफिनेटली एक बहुत ही लंबी खींचने वाली, प्रोट्रैक्टेड जैसे यहाँ पे लिखा है, बहुत ही लंबी खींचेगी ये लीगल बैटल दोनों के बीच में। ठीक है, बहुत ही सारे फार रीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रैमिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट में बैटल चलेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि गवर्नर क्या कर सकते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। अब देखिए, मिस्टर खान को इस तरह का अथॉरिटी या इस तरह का लेटर कैसे देने की हिम्मत आई, क्यों आई? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अनल कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ MS राजश्री एज वाइस चांसलर ऑफ द APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी केरला की टेक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसके वाइस चांसलर को के अपॉइंटमेंट को बिल्कुल अनल यानी कि खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब मिस्टर खान का ये कहना है कि इन्हीं के बेसिस पे सबको खारिज कर दीजिए, क्योंकि सबके ही उसमें करप्शन या नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म देखा गया है, मेरिट नहीं देखी गई। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला है कि जो वाइस चांसलर अभी अपॉइंट किए गए हैं 9 यूनिवर्सिटीज में, उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसने UGC गाइडलाइंस को, UGC नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, हेंस कम एंड सबमिट योर रेजिग्नेशन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनविजिबल डिसीज wreaks havoc on commercial sandalwood cultivation। देखिए फाइनली क्या हुआ है, इंडिया की प्राइड क्या है, हमारे सैंडलवुड ट्रीज। ठीक है, हम पढ़ते हैं बहुत बार, जब हम डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम हमेशा सैंडलवुड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सैंडलवुड ट्रीज के बारे में। अब देखिए, लेकिन ये जो है वो काफी तरह का थ्रेट देख रहे हैं। जब भी आपके पास कोई आए कि हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरह के थ्रेट्स को देख रही है, तो आप इस तरह का न्यू डेवलपमेंट जरूर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डेडली सैंडलवुड स्पाइक डिसीज हमें देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बेसिकली क्या है, देखिए अभी तक ये डेडली क्यों हो गई है, क्योंकि इससे पहले तक ये सिर्फ फॉरेस्ट एरियाज तक सीमित थी, लेकिन अभी स्प्रेड होनी शुरू हो गई है प्राइवेट फील्ड्स में भी, यानी कि जो कमर्शियल बेसिस पे कल्टीवेशन करते हैं, आगे थोड़ा सा सैपलिंग्स बना के उसको बेचने के लिए, वैसे भी अपने प्राइवेट फील्ड में कल्टीवेट करते हैं इस एरोमेटिक ट्री को, जिसमें से बहुत ही खुशबू आती है चंदन की। ठीक है, तो उसको बेसिकली अब उनको भी थ्रेटन करने लग पड़ा है। इसे इनविजिबल डिसीज क्यों कहा गया है, देखिए क्योंकि कम से कम 3-4 साल तो इसके सिम्टम्स दिखने में ही लग जाते हैं। तो बेसिकली है क्या, देखिए ये कैसे मार रहा है सैंडलवुड ट्रीज को, बिल्कुल वाइप आउट कैसे कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसमिट होना शुरू हो गया सीड्स के माध्यम से। इन्फेक्टेड, अब देखिए कोई इन्फेक्टेड ट्री है जो फॉरेस्ट में लगाया हुआ था, उसको डिसीज थी, SSD थी। ठीक है, उसमें से सीड्स निकले, सीड्स अब नर्सरी वाले उठा के ले आए और उसे बेचेंगे। अब आप नर्सरी वाले से अगर ये कोई भी सीड लेके जाएंगे, उसको उगाएंगे, तो 3-4 साल तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसको SSD है। ठीक है, तो अब देखिए क्यों है ये स्पाइक, क्या है, स्पोर्स होते हैं बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि सीड में क्या होगा, प्रेजेंस होगी किस चीज की, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जिसका नाम है फाइटोप्लाज्मा। ओके, तो ये फाइटोप्लाज्मा के डिसीज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
तो ये सब कुछ मैंने बता दिया। देखिए बहुत सारा जो नर्सरी के सीट्स थे उसमें ये सब कुछ देखने के लिए मिला। अब देखिए क्या है वाइटल इंटरवेंशन। इसमें बहुत खास नहीं है, ये बिल्कुल मतलब कुछ इसमें खास इतना है नहीं, और जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है वो आप कभी लिख भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बात पता है, बहुत ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अभी रिसेंटली क्या कहा है। के एम जोसेफ, जस्टिस के एम जोसेफ, आपको हमने डिस्कस किया था हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कि क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुलिस अब सुओ मोटो, यानी कि जरूरी नहीं है कोई आपके पास कंप्लेंट लेके आ रहा है, एफआईआर दर्ज करवा रहा है कोई अपनी तरफ से। अगर आपको लगता है कि हेट स्पीच स्पेशली रिलीजन के माध्यम पे कोई प्रोपोगेट की जा रही है किसी भी दल द्वारा, किसी भी पर्सन द्वारा, तो आप इमीडिएट लीगल एक्शन लेंगे, आप खुद कंप्लेंट दर्ज करेंगे और उनके प्रोवोकेटिव एक्शन लेंगे, ठीक है। और कोर्ट ने बोला है कि अगर हमें दिख गया इन एक्शन हो रहा है, पुलिस नहीं एक्शन ले रही, पुलिस तक इन्फॉर्मेशन चली गई है या नहीं भी गई, पुलिस को पता है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है और आपने नहीं एक्ट किया, तो उसे हम मानेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि आपने कोर्ट के डिसीजन की अवहेलना की है और फिर आप लड़ो पूरी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट का बैटल, ठीक है। ये चीज इन्होंने कही है। और साथ ही में ये भी कहा था, यहाँ पे नहीं लिखा, कि अगर रिलीजन के बेसिस पे, यानी कि कोई हिंदू है, अगर उसने किसी मुस्लिम के बारे में कुछ प्रोपोगेट किया है और आप उसके खिलाफ दर्ज नहीं कर रहे कोई कंप्लेंट, तो रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। या फिर कोई अगर मुस्लिम है वो किसी हिंदू के प्रति कुछ गलत कह रहा है, तो आप रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, ठीक है, और एक्शन लेंगे। ये स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया गया है ये ऑर्डर स्पेसिफिकली, वैसे तो ओवरऑल जनरली हर जगह लागू होगा, पर स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस के जो केसेस आ रहे हैं वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आ रहे हैं। उत्तराखंड का ही केस है जो पिटिशन डाली गई थी जिसके तहत ये रिजल्ट आया है, हम डिस्कस करेंगे कैसे। ओके, तो आप देख सकते हैं पिटिशन में लिखा था देयर हैज बीन एन अनएंडिंग फ्लो ऑफ हेट स्पीचेस। अब कोर्ट ने बोला है ये जो क्लाइमेट ऑफ हेट, what has religion been reduced into in this 21st century, ये के.एम. जोसेफ ने कहा था कि आपने रिलीजन को बना क्या दिया है, ठीक है। ये चीज उन्होंने कही थी और उन्होंने यही बोला है कि मोस्ट केसेस में हमने ये देखा है कि पुलिस एक्ट ही नहीं करती, इन एक्शन, कंप्लीट इन एक्शन डिस्पाइट द लॉ, जबकि लॉ ये कहता है, आईपीसी के बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस हैं, सीआरपीसी के ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस हैं जो ये कहते हैं कि आपको हेट स्पीच के साथ डील करना है, किस तरह से करना है ये भी लिखा है, ठीक है। इट इज क्वाइट एपरेंट। अब देखिए ये एडिटोरियल ये कहता है कि क्योंकि पुलिस एक्ट नहीं करती, इससे साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट जो सेंटर पे है और साथ ही में जो सरकार एक्ट कर, जो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली सेंटर में है, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का रूल किसी और स्टेट में भी है, लाइक माइंडेड स्टेट में, तो अब देखिए क्या है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, और दिल्ली की जो पुलिस है वो बीजेपी के अंडर है, यानी कि सेंटर के अंडर है। तो ये एडिटोरियल ये कहता है कि इस वजह से जो सेंटर है और जो लाइक माइंडेड स्टेट है वो बेसिकली जो कोर्ट का कंसर्न है उसे शेयर नहीं करते। कोर्ट क्या कहती है, कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी, पीस होना चाहिए। अब कोर्ट की ये बातें हैं, लेकिन ये जो सरकार है वो शायद इसको नहीं मानती, इस तरह की इनका ये कहना है कि शायद सरकार इस चीज को प्रोपोगेट करती है। But I will not go into that. Okay, it is in such a backdrop that the court has underscored the constitution. इसीलिए कोर्ट ने कहा है सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री का एक कॉर्नर स्टोन है, फ्रेटर्निटी अमंग ऑल द रिलीजन्स, भाईचारा हर एक रिलीजन के बीच में, हर एक सोशल ग्रुप के बीच में, ठीक है। अब देखिए ये पिटिशन क्यों आई थी क्योंकि एक रिलीजियस कॉन्क्लेव होल्ड किया गया था हरिद्वार में, उत्तराखंड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था और उसमें काफी ज्यादा हेट स्पीचेस शेयर की गई थी, ठीक है। उसी के खिलाफ बेसिकली केस दर्ज किया गया था, वही पिटिशन है जो जिसके तहत ही गाइडलाइंस आई हैं। इवन देन उस समय पे भी कोर्ट ने बोला था कि करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं वहां की सरकार और वहां की पुलिस द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ फिर जो रुड़की है उत्तराखंड का ही एक पार्ट, रुड़की में भी फिर इस तरह का एक और रिलीजियस कॉन्क्लेव होना था, वो नहीं होने दिया क्योंकि करेक्टिव मेजर्स लिए उस टाइम पे पुलिस और वहां की सरकार ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है फिर बहुत सारी मीटिंग्स इस तरह से उस टाइम पे नहीं होने दी, हॉल्ट कर दी गई इस तरह की, क्योंकि इस तरह की हेट स्पीच फैले ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट के जस्ट उस केस की वजह से एंड ही हो गया रिलीजियस वायलेंस या रिलीजियस हेट स्पीच, ऐसा नहीं हुआ। ओके, तो यही चीज इन्होंने कही है। Administrative bias on the other hand and the spread of social prejudice on the other cannot be allowed to vitiate the national mood. Alright, now this is very important. देखिए अगर आपको लगे, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस देखते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, आपको एक बात याद रखनी है कि
जैसे अगर आपको याद होगा गुची मशरूम्स पे क्वेश्चन आया था, आई थिंक दिस ईयर ओनली। तो वो क्यों आया था? क्योंकि मिस्टर मोदी ने एक बारी प्रेज किया था कि उनकी फेवरेट मशरूम्स गुची मशरूम्स है। पर आपको लगेगा ये तो बड़ा ही अजीब रीजन है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके बेसिस पे। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो वैसे ही अब ये जो एडिटोरियल लिखा गया है वो गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कौन है? ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या लिखा है? एंशिएंट स्टीवर्डशिप नाउ स्टैम्ड ऑन द प्रेजेंट। अब देखिए इसका क्वेश्चन पता है क्या बन सकता है? बोथ प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। मेंस में बन सकता है कि कैसे वाटर मैनेजमेंट एक इतना पायस इशू या इंपॉर्टेंट इशू था हमारे पास्ट रूलर्स के लिए भी, या हमारे पास्ट वाटर मैनेजमेंट का इशू पास्ट से आता है, ठीक है, स्पेशली सदर्न पास्ट जो सदर्न किंग्स होते थे। इस पे आप लिखिए 5-6 पॉइंट्स आप यहाँ से ही निकाल लेंगे और लिख देंगे, ठीक है। या फिर बहुत सारी स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए बन जाएंगी यहाँ से। सो ऑल, अब देखिए ये सरकार के द्वारा एडिटोरियल आया है, ठीक है। पोनियन सेल्वन जो मूवी आई है उससे ये प्रभावित है। अब आप कहेंगे पोनियन सेल्वन की वजह से ये क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। ऑब्वियसली मूवी के ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, प्रेरित तो कहीं से भी हो सकता है क्वेश्चन, है ना। स्पेशली यू डोंट रियली हैव टू बी कि आप बिल्कुल सिर्फ बुक वॉर्म बन जाएं। आप एटलीस्ट इतना तो अवेयर रहिए कि आप मूवी मत देखिए लेकिन आपको पता हो कि उसकी बेसिक थीम क्या है। इस तरह की मूवीज, इट इज अ हिस्टोरिक मूवी, चोला एम्पायर पे बेस्ड है ये। इसीलिए अब हम देखते हैं कि कैसे जो वाटर मैनेजमेंट का इशू है बहुत समय से इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सदर्न रूलर्स के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके अब देखिए आपको सबसे पहले तो यहाँ से ये चीज मिल जाती है। अगर राजा राजा चोला 1 के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि किस तरह के इस तरह के दिए हों फ्रेजेस दिए हों, तो आपसे पूछेंगे चोला 1 के लिए बोला गया है या कौन से एम्परर के लिए ये यूज किया जाता था। राजाधिराज, राजकेसरी, अरुलमोली, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें अब राजा राजा चोला 1 की, तो वो पहले चोला किंग नहीं थे जिन्होंने फोकस किया था वाटर पे। अगर आप देखेंगे करिकाला चोला, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने, अब देखिए, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, क्रिएट किया था ग्रेट एनिकट ऑफ कल्लनई, तमिलनाडु में। एनिकट क्या होता है? डैम, ठीक है। तो आप करिकाला चोला के बारे में लिख सकते हैं कि उन्होंने कल्लनई बनाया था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स एंड अ हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर दैट इज स्टिल इन यूज टुडे, अभी भी यूज किया जाता है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैसे पास्ट वाले जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स थे वो आज तक फॉलो किए जा रहे हैं, उनके प्रिंसिपल्स को, तो आगे हम बहुत सारी चीजें इसी एडिटोरियल में देखेंगे जो इस चीज को वैलिडेट करती हैं। ओके, तो अगर हम देखें द ग्रेट और ग्रैंड एनिकट विद इट्स मल्टीपल चैनल्स, इस डैम में से बहुत सारे चैनल्स निकल रहे हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो कावेरी का पानी है वो अपनी फील्ड्स तक रीच करे, नेबरिंग फील्ड्स तक, ठीक है। अब देखिए, अब हमने देख लिया कि करिकाला चोला ने क्या किया था, अब हम देखते हैं राजा राजा चोला ने क्या किया था। अब राजा राजा चोला ने क्या किया था, what he did that stood against the sheer daring of his ancestors was the establishment of an astute governance model। अब देखिए राजा राजा चोला 1 ने एक एस्ट्यूट, बहुत बहुत ही क्रूशल गवर्नेंस मॉडल को एस्टैब्लिश किया था, वाटर मैनेजमेंट को भी देखने के लिए। अगर हम उनके पंचायत सिस्टम की बात करें उस समय की, तो हर विलेज को कैटेगराइज किया गया था एज कुडुम्बू, ठीक है, तो जिसको हम आज वार्ड कहते हैं, वार्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो वन रिप्रेजेंटेटिव, अब एक रिप्रेजेंटेटिव इन हर एक कुडुम्बू में से एक रिप्रेजेंटेटिव होता था जो भेजा जाता था जनरल असेंबली में, जैसे आज होता है, ठीक है। और देखिए हर एक इंसान के पास, वहाँ के उस कुडुम्बू के हर एक मेंबर के पास, हर पीपल एक्चुअली हैड द राइट टू रिकॉल। अगर कोई भी कैंडिडेट, उसको आप वापस बुला सकते हो, उनका इलेक्शन खारिज कर सकते हो अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली करप्ट निकलता है या फिर प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करता अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द चोला किंग्स ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू विलेज काउंसिल्स ऑटोनोमस हुआ करते थे कि अपने डिसीजंस विलेज के लिए जो स्पेसिफिक हैं वो खुद दिया करेंगे। अब जो भी फिनेंशियल डिसीजंस हैं, फिनेंशियल एक्शंस हैं, उनको ऑडिट करना भी उनके पास होता था, विलेज काउंसिल्स के पास। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रैटेजीज ऑफ द ग्रेट किंग टू यूनिफाई द लैंड। अब देखिए कुछ स्टेबिलिटी भी तो चाहिए, ठीक है, आपने ऑटोनॉमी दे दी तो मतलब हर एक विलेज अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगा, फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो राजा राजा चोला 1 थे, उन्होंने स्टेबिलिटी लाने के लिए कि कभी ऐसा ना हो हर कोई डिक्लेयर करने लग पड़ी अपनी इंडिपेंडेंस, इन्होंने क्या किया था, लैंड को यूनिफाई कर दिया गया था। यानी कि जितने भी लैंड्स थे, उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे वो एक्चुअल में सर्वेंट्स कहलाते थे उनकी गवर्नमेंट के, ठीक है। तो इसलिए किंगडम के पास स्टेबिलिटी थी। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। किंग का फोकस क्या था, वाटर कंजर्वेशन। अब यहाँ से असली शुरू होता है, करी का लाभ मेंशन कर दीजिएगा। अब देखते हैं क्या
किंग का फोकस वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे इतना ज्यादा था कि हिज किंगडम हैड थाउजेंड्स ऑफ एशियन टैंक्स सर्विंग कम्युनिटीज। ओके, और साथ ही साथ रूल्स प्रॉपरली लेड डाउन थे इस गवर्नेंस मॉडल में, प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए वाटर की। अब ये जो टैंक्स थे वो बहुत बड़े तो नहीं थे, बहुत लार्ज नहीं थे, क्योंकि आप डेक्कन प्लेट्यू का टोपोग्राफी जानते हैं, ठीक है, ऊबड़ खाबड़। लेकिन बात ये थी, एवरी विलेज हैड अ नीर कट्टी। अब नीर कट्टी कौन थे, ये बात आपको याद रखनी है। नीर कट्टी वॉज एन इंचार्ज ऑफ इरिगेशन, ये आपको मेंशन भी करना है और याद भी रखना है, ठीक है। इरिगेशन के लिए स्पेसिफिक इंसान इंचार्ज, नीर कट्टी, हु सप्लाइड वाटर फ्रॉम दीज टैंक्स टू द फील्ड्स बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर शेड्यूल। ओके, ऑल दीज एक्टिविटीज वर अंडर द वॉचफुल आई ऑफ द विलेज काउंसिल विच डिस्कस्ड, planned and managed the resources judiciously. ओके, अब एक और चीज यहाँ पे आती है, पराकेसरी वर्मन। पराकेसरी वर्मन, जो आप पार केसरी वर्मन कहते हैं, या जो भी, उनकी जो इंस्क्रिप्शंस थी वो हाईलाइट करती हैं कि अगर कोई अनऑथराइज या इलीगल विड्रॉल करता है वाटर का, तो उसे पनिशमेंट भी मिलती थी। तो आपको क्या क्या मिला यहाँ से, पहले तो आपने करी कला चोला का जो आपने यहाँ पे देखा, कल्लनाई, यानी कि जो एनीकट डैम बनाया था उन्होंने, जो आज भी यूज किया जाता है। फिर आपने नीर कट्टी, इंचार्ज ऑफ इरिगेशन। फिर आपको यहाँ से मिलता है पार केसरी वर्मन, जिन्होंने पनिशमेंट के लिए भी बताया था, ठीक है। तो 3-4 चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। अगर हम बात करें राजा राजा चोला की, और अपने लाइफ टाइम में उन्होंने 5000 डैम्स बनाए थे, एक वाटर मिनिस्ट्री भी बनाई थी। तो अगर ये आ गया क्वेश्चन में, आप कहेंगे उस समय पे वाटर मिनिस्ट्री कैसे हो सकती थी, व्हाट नॉनसेंस, बट इट वाज ट्रू। ओके, तो ये चीज, सम सच एज उय्याकुंडन चैनल, उय्याकुंडन चैनल आर स्टिल फंक्शनल, ये आप आज भी लिख सकते हैं कि कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन की गई है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चोलास द वर्क ऑफ वाटर एंड फ्लड मैनेजमेंट वाज कंसिडर्ड टू बी अ पायस ड्यूटी। फ्लड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी ड्यूटी मानी जाती थी। ओके, तो ये बात आपको पता नहीं होनी चाहिए। अब हमें 5-6 पॉइंट तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। वन मोर एस्पेक्ट, क्योंकि वाटर मिनिस्ट्री भी आप लिखेंगे, ठीक है, ये चैनल का नाम भी लिखेंगे। वन मोर एस्पेक्ट ऑफ द सोफिस्टिकेशन ऑफ हिज मेथड्स वाज द प्रोविजन टू इफेक्ट द कॉस्ट इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। अब देखिए, मनरेगा में क्या होता है, उस समय भी ऐसा ही होता था, जो डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है या कोई वेल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको प्रॉपर लेबर दी जाती थी उस चीज के लिए। इस तरह के नेशनल इंटरेस्ट वाले जो पब्लिक गुड्स हुआ करते थे, उसको जो कंस्ट्रक्ट करेगा उसको लेबर वर्क के लिए पैसा मिलेगा। वैसे ही मनरेगा में उसे फॉलो किया गया है, ठीक है। तो आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूटी पास्ट की जरूर लिखें। इंस्क्रिप्शंस हैव शोन दैट द गवर्नमेंट एंड द पीपल यूज्ड टू वर्क टुगेदर। अब गवर्नमेंट और पीपल साथ मिलकर काम किया करते थे वाटर कंजर्वेशन के लिए, जो आज जल शक्ति अभियान के तहत हम देखते हैं। अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल दैट यू कैन ऑलवेज राइट। और देखते हैं हम पास्ट को कैसे देखते हैं। चोला किंगडम तो हमने देख लिया, अब हम पल्लवास का देखते हैं। पल्लवास ने एक सेपरेट बॉडी को एस्टैब्लिश किया था लेक मैनेजमेंट के लिए, जिसका नाम था एरीवर्यम। एरीवर्यम ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम और देखते हैं, किंग रुद्रदमन ऑफ जूनागढ़ गुजरात स्पेंट ऑल हिज लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी कि वो रिपेयर करें एम्बैकमेंट्स ऑफ लेक सुदर्शन, ठीक है। जब लेक सुदर्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उसके एम्बैकमेंट्स को क्लाउड बर्स्ट द्वारा। अगर हम और देखें, रानी का वाव, रानी का वाव आप जानते हैं, क्वींस स्टेपवेल जो गुजरात में है, वो किसने बनाया था, क्वीन उदयमती ने बनाया था अपने किंग के लिए, उनकी मेमोरी में, किंग भीमदेव के लिए, ठीक है। ये ना ही सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल ऑफ लव है, पर अगर आप देखेंगे तो रानी के वाव में जिस तरह का इतना बड़ा हेरिटेज स्ट्रक्चर है वाटर का, विच वॉज एक्चुअली मेंट टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। ओके, तो आप सर्च करिए, रानी का वाव की फोटो आपको मिल जाएगी, जो इतनी सारी स्टेयर से आपको नीचे जाना होता है जिसमें पानी होता है, ठीक है। ऑलराइट, यूके इज रेडी टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडियन जेट इंजन्स सेज एनवॉय। देखिए फाइनली क्या हुआ है, बहुत बड़ा। देखिए आपको पता है यूके और इंडिया की रिलेशनशिप में आप जरूर कभी पूछा जाता है, क्योंकि गिवन द फैक्ट यूके एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस से भी गुजर रहा है, क्योंकि इतने सारे 3 पीएम 3 महीने में चेंज हो गए हैं। तो इसलिए यूके और इंडिया का रिलेशन, यूके हर वो कोशिश करेगा कि इंडिया जैसी मार्केट्स के साथ उनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, ठीक है। तो उसी के चलते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है। अब उन्होंने बोला है, यूके के काउंटर पार्ट्स ने बोला है कि हम एक बहुत जॉइंट कोलैबोरेशन, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन करना चाहते हैं इंडिया के साथ, ठीक है। जो यूके हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, उन्होंने ये चीज कहा है कि जो इंजन मेकर, जो रोल्स रॉयस हैं, रोल्स रॉयस क्या करेंगे, इंजन मेकर जो है, इट इज रेडी
to, and the British government is ready to support, what they are ready to support is the indigenization of design and manufacture of Indian jet engines, something which I do not think any other partner in the world has offered up to now. उन्होंने कहा है, देखिए कोई सरकार या फिर कोई कंपनी बाहर की आपको कह देगी कि ठीक है हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे या कुछ भी, लेकिन आपके डिजाइन के लिए इंडिजिनाइजेशन या आपके मैन्युफैक्चर की आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चर होगी, आप ही की कंट्री को हम दिखाएंगे डिजाइन कैसे करते हैं, सब कुछ दे देंगे, अपनी नॉलेज दे देंगे पूरी जो हमने आप इतने सालों में बनाई है। इस तरह का ऑफर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो हम आपके लिए कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं जेट इंजन के लिए। अब फाइनली इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन के लिए वेट किया जा रहा है। ये क्यों आया है, देखिए क्योंकि इंडिया कंसिडर कर रही है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी टॉप इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे सारे ऑफर्स कंसिडर कर रही है। हमें ने बोला था कि आप प्रपोजल भेज सकते हैं हर एक कंट्री की हर एक कंपनी, क्योंकि हमें जॉइंटली डेवलप करना है एरो इंजन को, ऑलराइट, फॉर इट्स फ्यूचर इंडिजिनस फाइटर जेट्स। अब देखिए इन्होंने बोला है कि यूके क्या लेके आएगा अपने साथ, एक्सपर्टीज लेके आएगा, टेक्नोलॉजी लेके आएगा, मिसाइल और इंजन दोनों के लिए ही, और इंडिया हमारे लिए क्या ला सकता है, बहुत बड़ी मार्केट ला सकता है, ठीक है, ह्यूज स्केल वाली मार्केट ला सकता है। और हम क्या करेंगे, हम ना ही सिर्फ मेक इंडिया को सपोर्ट करेंगे बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड को भी सपोर्ट करेंगे, यानी कि हम इंडिया में इंडिजनाइजेशन करके मैन्युफैक्चर और डिजाइन तो करेंगे ही, साथ में हम चाहते हैं कि इंडिया के नीड्स को पूरी करने के साथ साथ इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाए, ठीक है, इन जेट इंजन का। BRO villagers in Mizoram start repairing 18 kilometers road. Now why this is important? This is important because आप बहुत बार जब सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि क्यों प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत बार देखिए जो हमारी डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं वो पूरी तरह सरकार फुलफिल नहीं कर पाती, तो बहुत सारे NGOs, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स, बहुत सारे नॉर्मल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, दे स्टेप इन टू ब्रिज दैट गैप जो सरकार से कहीं चीज़ों में रह गया है, ठीक है, उसी का ये एग्जाम्पल है। तो आप लिख सकते हैं, एथिक्स में भी लिख सकते हैं, वैसे भी GS2 में भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, मिजोरम का जो ममित डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने 18 किलोमीटर स्ट्रेच वाली जो एक रोड है, एक स्ट्रेटेजिक रोड है, जिसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली कंप्लीट करना था 1 साल पहले, जो उन्होंने नहीं किया, इस रोड को बेसिकली उन्होंने रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। किन्होंने, जो लोकल यूनिट्स है यंग मीजो एसोसिएशन की, उन्होंने, यंग मीजो एसोसिएशन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी मीजो एथनिक कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द ग्लोब, ओके। तो उन्होंने मोबिलाइज किया है रेजिडेंट्स को जो इस बेसिकली अनराइडेबल स्ट्रेच से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं। ये स्ट्रेच का नाम अगर हम देख ले, सायरांग ताइपुई बरी रोड, इसके लिए बात की गई है। मास वॉलेंट्री वर्क आप देख रहे हैं, अक्टूबर 20 से इनका काम शुरू हो गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट पुष्पक के माध्यम से बेसिकली PRO ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिपेयर करना था, मेंटेन करना था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो फाइनली द सिविल सोसाइटी हैज टेकन अप द वर्क इन इट्स ओन हैंड्स। Okay, Home Ministry cancels. Now, this is probably the news of the day for all the political spectators. Home Ministry cancels FCRA licenses of 2 NGOs headed by Sonia. देखिए क्या हुआ है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कैंसिल कर दिया है FCRA रजिस्ट्रेशन, किसकी, 2 NGOs की, जिसको बेसिकली कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी हेड कर रही हैं। सरकार का ये कहना है कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज हमें देखने के लिए मिली है इन दोनों NGOs में। तो हम देख लेते हैं FCRA। देखिए आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या करता है कि फॉरेन डोनेशन जिस भी पर्टिकुलर NGO को आती है वो किसी वो सही पर्पस के लिए यूज़ भी हो रही है। आप कह रहे हैं हम एजुकेशन के लिए ला रहे हैं, फिर आप यूज़ यहाँ पे मिशनरी एक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। इस तरह की जो इरेगुलरिटी होती है उसको कर्ब करने के लिए, या फिर डोनेशन आएगी या नहीं आएगी, करप्शन तो नहीं हो रहा, ठीक है, इस तरह की, या टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही, इन तरह की चीज़ों को डील करता है FCRA। तो अब देखिए इनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया गया है 2 NGOs का, कि अब ये फाइनली क्या कर सकते हैं कि वो रिसीव ही नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल कर दी तो आप फॉरेन फंड्स अब कभी भी रिसीव ही नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राजीव गांधी फाउंडेशन एंड राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। फाइनली देखिए क्या हुआ, ये पॉलिटिकल बैटल छिड़ी क्यों, क्योंकि गलवान वैली जब इंसिडेंट हुआ था जून 15 2020 में, तब राहुल गांधी ने ये कहा था, देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी टेरिटरी सरेंडर कर रही है चाइना को। फिर BJP पार्टी ने ये कहा था
बीजेपी ने ये कहा, देखिए हम जानते हैं कि दो कांग्रेस लिंक्ड एनजीओज ऐसे हैं जो फॉरेन फंड्स रिसीव करते हैं चाइनीज गवर्नमेंट से, 2005-6 में करा करते थे। ठीक है, तो फिर इन्होंने उसी समय जस्ट सरकार ने इनके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन में बिठा दी, दो ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। तो फाइनली उसका रिजल्ट तो क्या आया, पता चला कि नहीं पता चला कि चाइनीज सरकार इन्हें फंड करती थी या चाइना का कोई, वो तो पता नहीं चला। पर ये जरूर पता चल गया कि एनुअल रिटर्न्स फाइल्ड इन द दिसंबर 2021 इन एनजीओज की, उन्होंने ये बताया कि इन्होंने कोई पैसा फॉरेन डोनेशन का रिसीव ही नहीं किया है 2020-21 में। पर अगर हम बैलेंस देखें, अकाउंट बैलेंस दोनों का, आरजीसीटी का अगर हम देखें तो 11.5 करोड़ है, आरजीएफ का देखें 13.5 करोड़ है। ठीक है, तो फाइनली अब तो खैर हो गया जो होना था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इन्होंने बोला है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब इनके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस लेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। All right, now this is something very important. Teachers training key to NCF implementation says experts. देखिए, टीचर्स की ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हम बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम्पल्स जो बहुत यूनिक मैंने आपके साथ आज तक डिस्कस किए हैं कि कैसे टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए लगा देते हैं या फिर इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट के लिए, जबकि टीचर्स का काम पढ़ाना है, तो उनको उस चीज़ के लिए सिर्फ प्रेरित किया जाए, अच्छे से उनको उस चीज़ में ट्रेन किया जाए, ना कि फालतू ड्यूटीज़ में। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो बेसिकली फाउंडेशनल एज चिल्ड्रन, जब बेसिकली नींव रखी जाती है बच्चे के विकसित दिमाग की, ठीक है, उस तरह की एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिक एंड वेल फ्रेम्ड रोड मैप बनाया गया है। किसके लिए? 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, बट विल बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, सेज एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स ने कहा है, ठीक है, करिकुलम फ्रेमवर्क तो बहुत शानदार है, हम समझते हैं सरकार बहुत कर रही है, बट बात ये है एनसीईआरटी जो है या फिर सीसीईआरटीज वगैरह जो है, उनको ये देखना है कि टीचर की ट्रेनिंग की बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बल्ब है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, रूम्स है नहीं कंस्ट्रक्टेड, एक रूम में आप 3rd 4th क्लास तीनों दोनों के बच्चे बिठा के पढ़ा रहे हो, इसके बिना कोई करिकुलम फ्रेमवर्क काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो मैंने बोली है ये बिल्कुल सच है, इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, तो आप बिल्कुल इसको झूठ मत समझे कि मैं कोई क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, नहीं। ठीक है, अब गाइडलाइंस जो कह रही हैं, जो एनसीएफ की गाइडलाइंस है, वो कहती है कि क्या करना है, कि ठीक है फ्रेमवर्क तो बन गया, फिर बात है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है? ठीक है, एनसीएफ 2022 फॉर फाउंडेशनल एज ग्रुप्स फेवर्स डेवलपिंग एन इंटरैक्टिव करिकुलम। इंटरैक्टिव करिकुलम बनाया जाएगा, आपस में बातचीत होगी, सोशल इंटरेक्शन होगा, जितने भी चिल्ड्रन एट वेरियस लेवल्स, स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज़ की जाएगी, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो विलेज में हो रहे हैं उनको यूज़ किया जाएगा अपने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इन्होंने बोला है बोर्ड गेम्स होंगी, पंचतंत्रा की स्टोरीज यूज़ की जाएंगी 6 से 8 के एज ग्रुप के लिए। अगर स्टार्टिंग के 6 से 8 ग्रुप को तो हमने देख लिया, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 साल है उसमें क्या होगा, फाउंडेशनल स्टेज के 3 to 6 years में क्या सिखाया जाएगा? देखिए यहाँ पे ये बात लिखी है, इनके लिए कोई प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स नहीं होनी चाहिए, रादर सिंपल वर्कशीट्स होनी चाहिए जो मोर देन सफिशिएंट है इनके करिकुलर गोल्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने काफ़ी अच्छी कही है। इट ऑल्सो recommends that the mother tongue यूज की जानी चाहिए एज अ प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन टिल द 8 years of age। ओके, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही स्कूल्स में। इंग्लिश ऑफ कोर्स कैन बी वन ऑफ द सेकंड लैंग्वेज ऑप्शंस, हो सकता है। इट सेज विदाउट गिविंग एनी टाइम फ्रेम फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लैंग्वेज। ओके, इन्होंने ये नहीं बोला कि कब एग्जैक्टली लेके आओ, 3 साल में लेके आओ, 4 साल में या 8 साल में लेके आओ इंग्लिश को, लेकिन एक सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, बस इतना कहा है। 36 सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इसरोज हेवीएस्ट रॉकेट्स एंड सिग्नल्स। देखिए फाइनली हमने कल भी डिस्कस किया था इसको, कल तो लॉन्च हुआ था, कल लॉन्च के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज देखते हैं फाइनली सक्सेसफुल हो गया है ये। अब इसरो के जो हेवीएस्ट रॉकेट है, हमें पता है क्या है, जीएसएलवी मार्क 3, उसको हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 भी कहते हैं। उन्होंने फाइनली अपना विच टुक ऑफ फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, वहां से उन्होंने लॉन्च कर दिया। सक्सेसफुली इन्होंने 36 सैटेलाइट जो यूके बेस्ड वेब की है उनको अपने अपने ऑर्बिट में डाल दिया है, अपने प्रॉपर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में। ठीक है, अगर हम बात करें LVM-3 की, इसके अगर हम डायमेंशन देखें 43.5 मीटर और 644 टन, काफी हैवी। ठीक है, इन्होंने कैरी किया 36 सैटेलाइट्स को। सैटेलाइट्स का वेट अगर हम देखें 5796 kg। वन वेब सैटेलाइट सेपरेटेड सक्सेसफुली फ्रॉम द रॉकेट एंड वर डिस्पेंस्ड इन 9 फेजेस में उनको अपने अपनी ऑर्बिट में, बेसिकली अपनी ऑर्बिट में डाला गया। ठीक है, ये चीज़, और हर एक सैटेलाइट से बेसिकली हमने जो कंफर्मिंग सिग्नल थे वो हमें मिल गए थे, तो मतलब हम सक्सेसफुल हुए हैं काफ़ी। अब हमारा कंप्लीटली एक कमर्शियल लॉन्च हो चुका है LVM-3 का। ठीक है, इस
ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में। ओके अगर हम बात करें LVM-3M2 है क्या, बेसिकली इट इज़ द डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो क्या है एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इस मिशन की अगर हम बात करें, ये इट इज़ बिन अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ द कमर्शियल अरेंजमेंट, किसके बीच में, जो NSIL के बीच में और जो नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड के बीच में, वन वेब लिमिटेड के बीच में हुआ है। ये एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, इंडिया का भारतीय इंटरप्राइजेस और यूके गवर्नमेंट के बीच में। तो आप देख सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट अ माइलस्टोन इज दिस। Alright, now let's move on to another article. I think we are done with today's newspaper. Well, pretty quick. Alright, तो ये आर्टिकल रह गया, तो ये अगर हो सका कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मुझे लगा, आई विल रीड इट और हम कल डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो.